हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ मिस्टर पुतिन इंटरव्यू। आज तक के इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप से इंडिया, अमेरिका और S-400 पर खूब बोले पुतिन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन कुछ तो अग्रीमेंट्स होंगे जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। मुझे शायद इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी घोषणा हम साझा तौर पर मेरी भारत यात्रा के दौरान करेंगे। Great. तभी इन समझौतों पर औपचारिक हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। बात सही है। अरे वाह वाह अगर वाह। व्यापार की बात करें तो भारत और ओहो हो। रूस दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासा दबाव है। खास तौर अगर तेल की बात की जाए तो पश्चिम की ओर से बढ़ रहे इस दबाव का सामना भारत और रूस मिलकर कैसे कर सकते हैं? ओके। अच्छा चलिए ठीक है, अग्रीमेंट्स ना सही, जो अब ये विजिट हो रहा है ये बहुत सारे मुश्किलों में, बहुत सारे सैंक्शंस में घिरा हुआ विजिट है। आप भारत में होंगे और एक ऐसे वक्त पर जहां पर 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर। ये इस प्रेशर को भारत और रूस कैसे हैंडल कर सकता है? आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति का इस्तेमाल कर आर्थिक हितों को साधने की कोशिश की। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के साथ हमारे ऊर्जा सहयोग पर इस तरह के अल्पकालीन राजनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। भारत के साथ हमारा ऊर्जा समझौता बहुत पुराना और भरोसे पर टिका है। इसका यूक्रेन में हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण किया है। ये किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक है। रोसनेफ्ट। यहाँ हमने 20 बिलियन US डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। हमारी कंपनी अपने साझेदारों के साथ इस रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत मौजूदा दौर में यूरोप के बाजारों में बड़े स्तर पर तेल सप्लाई कर पा रहा है क्योंकि वो हमसे सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है। लेकिन इसके पीछे हमारे दशकों पुराने संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बहुत से लोगों को चुभ रही है कि भारत रूस की मदद से तेल के बाजार का एक अग्रणी सप्लायर बन चुका है और इसीलिए वो भारत को नए नए राजनीतिक हथकंडों से परेशान कर रहे तो ये कह रहे हैं कि रशिया की हेल्प से इंडिया ग्रो कर रहा है। ओके। उसके विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग हेल्प करते हैं इंडिया की, जिससे इंडिया जो है प्रॉफिट कमा सके और ट्रेड ज़्यादा कर सके ऑयल को। ओके। राष्ट्रपति पुतिन, रक्षा के क्षेत्र में आज भी भारत सबसे बड़ा खरीदार है। रूस में 38% के आसपास की हिस्सेदारी है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक तरफ सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, दूसरी तरफ तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं इतने। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस दबाव का असर डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में खरीद पर पड़ेगा? क्या आप पीछे हटेंगे या और जोर के साथ, जिसको कहते हैं पुश हार्डर, आप और जोर के साथ रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया। सही बात है, वो सही है, ट्रू। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता, साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। ठीक बात। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं।
जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है, S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा। लेकिन यहाँ मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कब आएगा फिर? यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मतलब बताया नहीं कि S-400 कब आएंगे। मजबूत बनाया है। And the Kalashnikovs. क्लाशनिकोव एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन हम इसकी जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही ये कहना भी सही है कि ये वाकई शानदार टेक्नोलॉजी है। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनका युद्ध में वास्तविक इस्तेमाल होने के बाद उनकी वैल्यू, उनकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। अब भारतीय सैन्य विशेषज्ञ जिनके हमारी सेना से बेहद मजबूत और पुराने संबंध हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सा हथियार किस परिस्थिति में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, कब उसे तैनात करना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग सबसे प्रभावी होगा। ये रणनीतिक समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये समझ सिर्फ एक तरफ से आने वाली नहीं। भारत और रूस दोनों पक्ष इसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन, एक ऑयल के सवाल पे वापस जाना चाहूंगी क्योंकि आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की है। देखिए, मिस्टर पुतिन ने मतलब कुछ आंसर दिए नहीं और देना भी नहीं चाहिए कि S-400 कब आएगा नहीं बताया, S-500 कब आएगा नहीं बताया, Su-57 के बारे में कुछ नहीं बताया। बस ये बोला कि वेपन्स हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, कौन से समय पे कौन सा वेपन यूज़ करना चाहिए वो देखना चाहिए, बस दैट्स इट। बट एक्चुअली ही डिडंट से, और ठीक है, नहीं बताना नहीं चाहिए। अंजना को जवाब दे रहे थे। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। भारत दिखा रहा है, रूस ये बता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। ऐसे में क्या भारत रूस के तेल का इंटेक कम कर रहा है? ये सही है कि साल के पहले 9 महीनों के मुकाबले अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे एक तरह के समायोजन के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर भारत के साथ रूस का व्यापार लगभग पहले जैसा है। मैं इस समय महीने के हिसाब से सटीक आंकड़े नहीं दे सकता, पर रूस का भारत के साथ हाइड्रोकार्बन्स और तेल को लेकर व्यापार स्थायी रूप से जारी है। российской нефти в Индии идет абсолютно ритмично. Я знаю настроение. मैं इसे लेकर रूसी तेल कंपनियों और हितधारकों का मत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मानते हैं कि उनके भारतीय साझेदार पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। इस रिश्ते का एक और बहुत अहम
जो एस्पेक्ट है वो न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर कोऑपरेशन, रूस ऐसा देश रहा है जो सबसे आगे रहा है भारत के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के एग्रीमेंट साइन करने में या फिर फैसिलिटीज वहाँ पे प्लांट्स लगाने में। तो कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट न्यूक्लियर फ्रंट पे हो सकता है। न्यूक्लियर अब बहुत ही सेंसिटिव मामला है अगर रूस की बात की जाए तो। Есть. हाँ, इसे लेकर हम जरूर घोषणा करने वाले हैं। Один из крупнейших. ये सही है कि इस क्षेत्र में हम सबसे बड़े हितधारकों में से एक हैं। производителей новейшего и самого बल्कि हितधारक नहीं, हम परमाणु ऊर्जा प्लांट के क्षेत्र में आधुनिक और भरोसेमंद उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं। других компаний мира एक रूसी कंपनी इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है। ядерных реакторов. इस कंपनी अब तक विदेशों में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना चुकी है और ये सभी बेहद उपयोगी साबित हुए। Известная станция, известный объект Кудам-Кулам является одним из лидеров в этом отношении. बहुत अच्छा था, लास्ट में बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसकी बात चल रही है, विच इज़ वेरी गुड। कि वो तो हमने सुना ही था, अभी जब मिस्टर पुतिन आए हैं उसके बाद जो डिस्कशन हुई है उसमें ये क्लियर हो चुका था कि यस 100% जो है काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रशिया हेल्प करेगा इंडिया को बनाने में, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी इंटरव्यू जा रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसमें? सब यारी दोस्ती, मगर सिर्फ ये क्वेश्चन रह गया कि लेडीज़ को रशियन कैसे समझ आ रही है, आई डोंट नो, किसी को पता तो प्लीज़ बताइए। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।